इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बस अमिट हो जाती हैं। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व एक ऐसी ही तारीख थी। चलिए आज चलते हैं प्राचीन रोम के बिल्कुल बीचों बीच, जहां इतिहास की सबसे जानी मानी हत्याओं में से एक ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है ताकत की, जुनून की और धोखे की। ये कहानी है जूलियस सीजर की। तो ये शब्द जूलियस सीजर के थे। पता है किससे कहे? उस भविष्यवक्ता से जिसने उसे इसी दिन के लिए आगाह किया था, चेतावनी दी थी। इन शब्दों में अहंकार और आत्मविश्वास साफ झलकता है ना? सीजर को लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, कि किस्मत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसका अंत कितना कितना करीब आ चुका था। और भविष्यवक्ता का जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये शब्द मानो हवा में किसी बुरे शगुन की तरह तैर रहे थे। सीजर भले ही खतरे को मजाक में ले रहा हो, पर होनी को कौन टाल सकता है ना? दिन अभी खत्म नहीं हुआ था और रोम की किस्मत का फैसला अभी बाकी था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं कैपिटल हिल, वो जगह जहां इतिहास का एक खूनी पन्ना लिखा जाने वाला था। सीजर सेनेट की तरफ बढ़ रहा था, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसके अपने ही लोग, जिन्हें वो अपना दोस्त, अपना साथी समझता था, वही उसके खून के प्यासे बन चुके थे। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। ये तो एक सोची समझी साजिश थी जो किसी नाटक की तरह खेली गई। पहले मेटेलस सिम्बर एक याचिका का बहाना करके सीजर के सामने घुटनों पर बैठता है। फिर ब्रूटस और कैशियस जैसे सबसे करीबी लोग उसे घेर लेते हैं। सीजर अपने घमंड में चूर उन्हें अपनी ताकत दिखाता है और बस ठीक उसी पल, धोखे के उस लम्हे में, कास्का पीछे से पहला वार कर देता है। और उसके बाद तो बस खून खराबा था। तुम भी ब्रूटस, ये सीजर के आखिरी शब्द थे। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक दोस्त के धोखे से टूटे दिल की चीख थी। सोचकर देखिए उस पल के बारे में, जब सीजर ने अपने सबसे अजीज दोस्त को हाथ में खंजर लिए देखा होगा। ये वो जख्म था जो किसी भी तलवार के घाव से कई कई ज्यादा गहरा था। हत्यारों के लिए ये कोई कत्ल नहीं था, ये एक क्रांति थी। वो चिल्ला रहे थे, स्वतंत्रता, आजादी। उन्हें लगता था कि वो हीरो हैं जो रोम को एक तानाशाह के पंजे से आजाद करा रहे हैं, गणराज्य को बचा रहे हैं। लेकिन क्या वो सही थे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये हत्या जायज थी? क्या सीजर वाकई एक तानाशाह था जो रोम की आज़ादी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था? या फिर वो एक महान लीडर था जिसे उसके ही जलने वाले साथियों ने मार डाला? चलिए जरा सबूतों को खंगालते हैं और देखते हैं कि कहानी हमें कहाँ ले जाती है। सीजर की ना दो तरह की छवियां उभर कर आती हैं। एक तरफ वो एक घमंडी तानाशाह है जो खुद को किसी देवता से कम नहीं समझता और रोम पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहता है। और दूसरी तरफ वो एक कमजोर, बीमार सा इंसान है जिसकी इमेज उसके दुश्मनों ने ही बिगाड़ी है। तो फिर सच्चाई क्या है? शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। मैं उत्तरी तारे की तरह स्थिर हूं, ये शब्द सीजर ने अपनी मौत से ठीक कुछ पल पहले कहे थे। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये तो अहंकार की हद थी। ये बयान एक ऐसे आदमी का था जो खुद को अमर समझता था, आम इंसानों से कहीं ऊपर। और शायद यही घमंड उसकी मौत की वजह बना। तो ऐसे क्या सबूत थे कि सीजर एक तानाशाह बन रहा था? देखिए, पहली बात, उसने अपनी सेफ्टी को लेकर मिली कई चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। दूसरी, वो लोगों से ऐसे बात करता था जैसे जैसे वो कुछ है ही नहीं, एकदम रोबदार अंदाज में। और तो और, वो अपनी तुलना माउंट ओलिम्पस से करता था। तो साजिश करने वालों के लिए ये सब साफ संकेत थे कि सीजर रोम का राजा बनना चाहता है और वो उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी साधी है? क्या सीजर सच में इतना ही बुरा था, या फिर ये सब उसके दुश्मनों का फैलाया हुआ जाल था? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखते हैं कि सीजर के पक्ष में क्या कहा जा सकता है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। सीजर के बारे में हम जो कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं ना, उसका ज्यादातर हिस्सा उसके दुश्मनों ने ही कहा है। अब जरा सोचिए, अगर आपके दुश्मन आपके बारे में कोई किताब लिखें तो क्या वो आपको हीरो की तरह दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सीजर के बारे में कही गई हर बात पर आंख मूंद कर यकीन नहीं किया जा सकता। जैसे कैशियस को ही ले लीजिए, जो सीजर के सबसे बड़े दुश्मनों में से था। वो सीजर को एक बीमार लड़की कहता है,
सोचिए, एक तरफ वो आदमी जो खुद को ध्रुव तारा बताता है और दूसरी तरफ ये एक बीमार लड़की। है ना बड़ा अजीब। इससे पता चलता है कि सीजर की जो पब्लिक इमेज थी और जो उसकी असलियत थी उसमें शायद जमीन आसमान का फर्क था, और उसके दुश्मन इसी फर्क को सबके सामने लाना चाहते थे। इस तानाशाह वाली कहानी में ना कुछ और भी पेंच हैं, जैसे कि क्या आपको पता है कि सीजर को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, या ये कि उसने 3-3 बार राजा का ताज पहनने से साफ मना कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, रोम की आम जनता उसे बहुत पसंद करती थी, उसे अपना हीरो मानती थी। अब ये सारी बातें उस खूंखार तानाशाह वाली इमेज से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती, है ना? तो सीजर की मौत होते ही रोम में उथल-पुथल मच गई। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल था, सत्ता का केंद्र खाली हो चुका था। और इसी उथल-पुथल के बीच कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, मार्क एंटनी, सीजर का सबसे करीबी, उसका दाहिना हाथ और सबसे वफादार दोस्त। मार्क एंटनी बहुत शातिर पॉलिटिशियन था। वो ब्रूटस और बाकी साजिश करने वालों से मिला और उन्हें पूरा यकीन दिला दिया कि वो उनकी तरफ है। उसने कहा, अरे मैं तो आप सबका दोस्त हूँ। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो बस शांति चाहता है, पर उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग गए, एंटनी ने अपना असली रंग दिखा दिया। सीजर की लाश के पास जाकर उसने कसम खाई, लानत है उस हाथ पर जिसने ये कीमती खून बहाया। अब तबाही मचेगी और जंग के भूखे भेड़िए खुले घूमेंगे। एंटनी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला, और वो अपना बदला लेने के लिए पूरे रोम को आग लगाने को तैयार था। और यहीं पर ब्रूटस ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो अपने आदर्शों में इतना डूबा हुआ था कि उसने एंटनी को सीजर के अंतिम संस्कार में बोलने की इजाजत दे दी। ब्रूटस को लगा कि ये सही और सम्मानजनक काम है, लेकिन उसने अनजाने में एंटनी के हाथ में वो हथियार थमा दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा मंच जहां से वो पूरे रोम के लोगों को साजिश करने वालों के खिलाफ भड़का सके। कहते हैं ना, आप इंसान को तो मार सकते हैं पर उसके विचार को नहीं मार सकते हैं। और सीजर अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक विचार बन चुका था। उसकी मौत के बाद उसकी रूह, उसका असर रोम पर पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर मंडराने लगा। सीजर का भूत अब ब्रूटस को सताने लगा था। जंग से ठीक एक रात पहले वो ब्रूटस के टेंट में प्रकट हुआ और बस इतना कहा, हम फिलिपी में फिर मिलेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी जो सच होने वाली थी। सीजर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। और देखिए क्या विडंबना है, कैशियस, जिसने सीजर से शायद सबसे ज्यादा नफरत की, वो मरते वक्त चिल्लाया, सीजर तेरा बदला पूरा हुआ उसी तलवार से जिसने तुझे मारा था। उसे आखिर में ये एहसास हो ही गया कि वो सीजर को मारकर भी उसे हरा नहीं सके, बल्कि उसकी मौत ने तो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। और आखिर में ब्रूटस भी हार मान लेता है। अपनी जान देने से ठीक पहले वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, सीजर अब शांत हो जाओ। ये एक तरह से उसका कबूलनामा था कि शायद उसने जो किया वो गलत था। और सीजर की आत्मा आखिर में जीत ही गई। उसका अच्छा और आदर्शवादी होना ही उसके पतन की वजह बन गया। तो सीजर तो मर चुका था, पर सवाल ये है कि रोम में असली ताकत अब किसके हाथ में थी? उसकी मौत ने एक ऐसे गृह युद्ध की आग भड़काई जिसने रोमन गणराज्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और रोमन साम्राज्य की नींव रखी। तो फिर क्या साजिश करने वालों ने रोम को बचाया या उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया? ये वो सवाल है जो इतिहास हमसे पूछता है, और इसका जवाब आज भी उतना ही मायने रखता है जितना 2000 साल पहले रखता था।